हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो कंसंट्रेशन सेल है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। यानी कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन के कारण इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में यदि चेंजेस होता है तो अपने को ईएमएफ मिलती है। ऐसे कंसंट्रेशन सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। बहुत सारे एग्जांपल है मैंने लिख रखे हैं। जैसे जिंक का हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने सोल्व किया था। जैसे यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन A1 है और यहाँ जिंक की कंसंट्रेशन A2 है, यानी कि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में क्या कर दिया हमने? डिफरेंस। इस डिफरेंस की वजह से ईएमएफ में क्या होता है? कुछ पे कुछ चेंज आता है। तो कितना चेंज आता है? ड्यू टू द कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी हम लोगों ने किया था, हाइड्रोजन जिसकी P1 प्रेशर के ऊपर एंटर कर रहा था और दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जहां पे हाइड्रोजन जो गैस है वो P2 प्रेशर के ऊपर रिलीज हो रही थी। तो उस केस में भी हम लोगों ने देखा था कि क्या है क्या नहीं है। अगर यहाँ इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अगर यहां इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, इट मींस हम क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन सेल वहां पे फॉर्म्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण अपने को ईएमएफ मिलता है। यदि यहां पे इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो ईएमएफ वहां पे 0 मिलता है। ठीक है। इस केस में हमने नर्वस इक्वेशन में निकाली थी, वो कितनी निकल के आई थी? दैट इज द ई सेल इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF ln ऑफ A2 अपॉन A1। ठीक है, A2 अपॉन A1 ये वैल्यू अपनी निकल के आई थी। यहां से देख भी सकते थे हम कि यदि A1 और A2 बराबर थे, ठीक है, तो उस केस में ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती थी। तो इसको कंप्लीटली स्टडी करने के लिए आप जो पीछे जो बैकवर्ड वीडियो है या मैं इस वीडियो के लास्ट में उसको अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के बारे में, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल दो प्रकार के होते हैं। विद ट्रांसफरेंस क्या होगा, विदाउट ट्रांसफरेंस क्या होगा। विद ट्रांसफरेंस का मतलब है यहां पे आयंस क्या करेंगे? मूव अप करेंगे। ठीक है, यानी कि करंट कैरिंग आयन क्या करेंगे? मूव अप करेंगे। क्योंकि यहां पे वर्ड है ट्रांसफरेंस, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर, और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिंग आयंस नोन एज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयंस। ठीक है। विदाउट ट्रांसफरेंस जहां पे जो आयन है वो मूव अप ना करे, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। तो दोनों का एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होता है। मान लो मैं एक ये वाला इलेक्ट्रोड ले लो, सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रोड है, जिंक वाला इलेक्ट्रोड में लेता हूं और उस केस में देखता हूं कि किस प्रकार से ईएमएफ वहां पे चेंज होती है व्हेन वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो आइए देखते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो सेल है कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जिंक का केस में वो मैं बनाता हूं। जैसे दो बीकर है, बीकर नंबर 1 एंड बीकर नंबर 2। एक यहां पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिंक, ठीक है, दोनों कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर से, और एक यहां पे जिंक लगा हुआ है। यहां पे कैथोड का काम कर रहा है, यहां ये एनोड का काम कर रहा है। ओके, यहां क्या भर रखा है हमने? जिंक सल्फेट A1 कंसंट्रेशन के ऊपर, यहां फिलअप है जिंक सल्फेट
A2, जैसे वहां पे C1 ले रहा है तो मैं C1 ले लो, A1 की जगह C1, और यहाँ C2, यानी कि कैथोडिक साइड जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन C2 है, एनोडिक साइड जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है, C1। दोनों को ही हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है किससे, साल्ट ब्रिज से। ये क्या है, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, जो कि एक्सेस कंसंट्रेशन को क्या करेंगे जी, न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, ये वाली है। अब यहां पे एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी वो दिखता हूं। एट एनोड, एनोड के ऊपर होगा क्या कि जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा, बट कौन से जिंक 2 पॉजिटिव में, जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू कैथोडिक साइड पहुंच गए, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं एनोड से कैथोड की ओर थ्रू द वायर, ठीक है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा, यहां जो सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट था जिसकी कंसंट्रेशन C2 है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा क्या, दैट इज द जिंक का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों के कंपेयर में मैं रेडॉक्स रिएक्शन लिखूं, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन यदि मैं लिखूं तो कैसे लिखी जाएगी वो, यहां लिखी जाएगी जिंक 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C2 है, कन्वर्ट इनटू जिंक 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1 कंसंट्रेशन, ये वैल्यू आएगी। दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जिंक C1 जो है एनोड पे फॉर्म्ड हो रहा है और जिंक 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C2 है कैथोड पे उसका क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, मैंने लिख दी। इस केस में जब हम ई सेल की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे लिखी जाएगी, ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन 2F ln, जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर, जो रिएक्टेंट में है वो कहाँ आएगा, नीचे। ऐसे ही कुछ लिखा जाएगा, क्योंकि हमने कल देखा था रेडॉक्स रिएक्शन में या नर्वस इक्वेशन जब हमने कैलकुलेट किया था तो उसमें क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन लिखो फिर जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर, जो रिएक्टेंट में है वो नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, अब यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है, एनोड पे भी जिंक इलेक्ट्रोड है, कैथोड के ऊपर भी जिंक इलेक्ट्रोड है। यदि ऐसा है तो इस केस में जो ई नोड सेल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द 0। क्यों, क्योंकि ई नोड किसके बराबर होता है, ई नोड बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड इज इक्वल टू एनोड, क्योंकि ये भी जिंक इलेक्ट्रोड है ये भी क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कैसे कि जो हम क्या कह रहे हैं, ई नोड सेल किसके बराबर होगा, ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। कैथोड क्या है, ई नोट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक माइनस एनोड क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। यदि एनोड और कैथोड पे सेम इलेक्ट्रोड होंगे तो ई नोट की वैल्यू क्या आएगी उस केस में 0। मैंने यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ई सेल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट इज द माइनस RT अपॉन 2F, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1 और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज द C2, ये वैल्यू निकल के आई है। तो यहां से आप देख सकते हो अगर C1 और C2 की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो ही नेट ईएमएफ अपने को मिलेगा, यानी कि ये जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। यदि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो ही नेट ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस होगा। बट यदि मैं कह दूं कि C1 इज इक्वल टू C2 तो उस केस में जो ई नोट ई सेल की वैल्यू है वो कितनी आएगी 0। क्यों, C1 बाय C1 ln1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस सेल को हम क्या नाम देंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, बट कैसा, विदाउट ट्रांसफरेंस। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे जब ये रिएक्ट करेगा ना, जब ये वर्क करेगा तो ये जो जिंक है वो किसमें डिसोसिएट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में, और यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन, यानी कि इन दिस केस सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनोडिक साइड जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है और कैथोडिक साइड सल्फेट 2 नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सल्फेट आयन एनोड की साइड आ जाएगा कैथोड से उठ के एनोड की साइड, या ऐसा भी नहीं है कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन सल्फेट की साइड चला जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को मैंने सेपरेट कर रखा है, 2 अलग अलग बीकर में रख रखा है, ठीक है, और दोनों बीकर को किससे कनेक्ट कर रखा है, साल्ट ब्रिज से, ताकि यहाँ जो एक्सेस कंसंट्रेशन है वो न्यूट्रलाइज कर सकूं और इस सेल से पूरा का पूरा वर्क करवा सकूं मैं। यहाँ पे आयंस
माइग्रेट नहीं हो रहे। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? दैट इज द विदाउट ट्रांसफरेंस का एग्जांपल हो गया। तो विदाउट ट्रांसफरेंस में आप देख सकते हो कि जब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट थी तो नेट ईएमएफ वहां पे अपने को मिलता था, बट जब कंसंट्रेशन जो है इस यहाँ इन दिस केस C1 बराबर C2 यदि मैं लिख दूं, यानी कि जो एनोड की एनोडिक साइड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कैथोडिक साइड जो इलेक्ट्रोलाइट उसकी कंसंट्रेशन, दोनों के दोनों इक्वल हो जाए तो उस केस में जो नेट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा? दैट इज द 0। ठीक है, ओके। जैसे नेक्स्ट केस एक और लेता हूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का केस लेता हूं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल था विदाउट ट्रांसफरेंस, उसका एक एग्जांपल लिया मैंने। दैट इज द क्या था कि प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन आएगा, कन्वर्ट होगा H पॉजिटिव में, साल्ट ब्रिज से सेपरेट होंगे, H पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन A2 है वापस बैक इसमें कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन, जो कि रिलीज हो जाएगा कहां से? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से। डायग्राम आपके सामने है, एक साइड एनोड एक साइड कैथोड, ये एनोड है कैथोड है, यहां पर भी ये हाइड्रोजन यहां पर भी ये हाइड्रोजन, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? A1, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? दैट इज द A2। दोनों को सेपरेट कर रखा है और कनेक्ट कर रखा है किससे? साल्ट ब्रिज से। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी एट एनोड, एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? मैं देखता हूं। एट एनोड, एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हुई भाई? एनोड के ऊपर हुई, जो हाफ H2 था वो कन्वर्ट किस में हो गया? H पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन A1 है प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कन्वर्ट हो गया जी। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव कहां चला जाएगा? इस बीकर में चला जाएगा। इस बीकर में क्या चला गया? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट में यदि बढ़ेगी तो वो कैथोड की साइड शिफ्ट करेगी, माइग्रेट करेगी, ऐसा नहीं होगा यहाँ, क्योंकि दोनों को मैंने क्या कर रखा है? सेपरेट कर रखा है, बट कनेक्ट किससे कर रखा है? साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज क्यों कर रखा है? क्योंकि ये जो एक्सेस कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की आई है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यहाँ पे H पॉजिटिव इस कैथोड साइड नहीं गया, यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट में के अंदर ही H पॉजिटिव क्या हुआ है? न्यूट्रलाइज हुआ है थ्रू द साल्ट ब्रिज। इसलिए सेल का नाम क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट केस क्या होगा? कैथोड के ऊपर क्या होगा? एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगा? कैथोड के ऊपर होगा कि जो H पॉजिटिव था जिसकी कंसंट्रेशन A2 है वो किस में कन्वर्ट होगा? एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करके इसमें कन्वर्ट होगा हाफ ऑफ H2, जो कि क्या हो जाएगा? रिलीज कहां पे? प्लेटिनम फॉइल के ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस में क्या रह गया? यहाँ H पॉजिटिव, यहाँ जो H पॉजिटिव था वो तो इस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो गया, हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो गया। तो यहाँ पे क्या रह गया? Cl नेगेटिव एक्सेस में रह गए। अब ऐसा नहीं कि Cl नेगेटिव कैथोडिक कंपार्टमेंट से उठ के एनोडिक कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ Cl नेगेटिव की जो एक्सेस कंसंट्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर दिया हमने? साल्ट ब्रिज अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं कि दोनों ही बीकर को मैंने कनेक्ट कर रखा है, यानी कि एक दोनों के दोनों अलग अलग है, सेपरेट आउट है। कनेक्ट साल्ट ब्रिज से इसलिए कर रखा है ताकि जो एक्सेस कंसंट्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही है एट एनोड एट कैथोड उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा? मैं एक बार से रेडॉक्स रिएक्शन लिख देता हूं। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन क्या बनेगी इस केस में? ओवरऑल जो रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन वो क्या होगी? हाफ H2 कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा H पॉजिटिव A2 से H पॉजिटिव A1। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो जो E नोट की वैल्यू आएगी, E नोट ऑफ सेल की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। कैथोड क्या है? हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव टू H2। एनोड क्या है? हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव टू H2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 0। तो यानी कि E नोट सेल की वैल्यू थी, यहाँ पे क्या आ गई? 0। तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? दैट इज द E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन कहां में आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन कहां में आ रहा है, साथ में क्या? Ln जो प्रोडक्ट में है ऊपर जो रिएक्टेंट में होगी नीचे, यानी कि A1 अपॉन A2। यहाँ A1 क्या है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, A2
H पॉजिटिव। ये A2 कहाँ है? कैथोडिक कंपार्टमेंट में। A1 कहाँ है? एनोडिक कंपार्टमेंट में। ई नोट सेल की जगह 0 पुट करो। ई सेल की वैल्यू क्या आएगी? माइनस RT अपॉन एफ ln ऑफ A1 अपॉन A2। ये वैल्यू अपनी निकल के आई है। अब चाहो तो डायरेक्ट जैसे मैंने किया है ऐसे कर सकते हो आप, या चाहो तो एनोड के ऊपर नर्नस अप्लाई करो, कैथोड के ऊपर नर्नस अप्लाई करो और वैल्यू निकालो। देखते हैं कैसा क्या यही वैल्यू निकलती है या नहीं। देखो किस प्रकार से, यहां देखो, यहां इस रिएक्शन में एनोड के ऊपर क्या होगा? एनोड के ऊपर ई जो एनोड है वो क्या कैसा आएगा? E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू क्या आएगा? E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस में क्या होगा? RT अपॉन में F, एक इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है, और साथ में क्या? ln ऑफ। अब देखो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और लिख क्या रहा हूं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां जो प्रोडक्ट में होगा वहां यहां पे क्या आएगा? वो नीचे आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और यहां जो रिएक्टेंट है वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी कि यहां क्या आएगा? H2 की कंसंट्रेशन की पावर हाफ, और यहां क्या आएगा? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब मेरे को पता क्या है वो यहां लिख देता हूं। जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो यहां पे कितनी है? दैट इज द A1। H2 की कंसंट्रेशन 1 यूनिट है, 1 मोलर है, ठीक है। और E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.00 वोल्ट। ये तीनों की तीनों वैल्यू यहां पुट करता हूं। वैल्यू क्या निकलेगी? E एनोड की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस RT अपॉन F ln ऑफ 1 अपॉन A1। ये वैल्यू निकल के आई। मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सिमिलरली जो कैथोड था, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही थी, यानी कि जहां पे रिडक्शन हो रहा था, उस केस में क्या वैल्यू आएगी? देखना, E ऑफ कैथोड की क्या वैल्यू आएगी? E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT अपॉन F ln ऑफ। अब रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं और रिडक्शन रिएक्शन गिवन है, तो जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर आएगा, और जो रिएक्टेंट में है वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो इन दिस केस क्या होगा? H2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 यूनिट, 1 मोलर गिवन है। H पॉजिटिव की कितनी है? A2 है। E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 वैल्यू कितनी होती है? 0.00 वोल्ट। तीनों वैल्यू उठाओ, यहां पुट करो। E कैथोड की वैल्यू क्या आएगी? E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन F ln ऑफ 1 अपॉन A2। ये वैल्यू आ गई जी। कैथोड आ गया, एनोड आ गया। अब ई सेल की वैल्यू मुझे पता है कैसे निकालता हूं। ई सेल, ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। कैथोड कितना गिवन है? दिस माइनस RT अपॉन F ln ऑफ 1 अपॉन A2 माइनस ऑफ RT अपॉन F ln ऑफ 1 अपॉन A1। ये वैल्यू अपनी निकल के आई है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो। माइनस RT अपॉन F को कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा? यहाँ ln ऑफ 1 अपॉन A2 बचेगा, और यहाँ पे माइनस RT अपॉन F कॉमन ले लिया तो क्या बचा? माइनस ln ऑफ 1 अपॉन A1 बच गया, ठीक है। ये वैल्यू बच गई। अब मुझे पता है ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B इज इक्वल टू ln ऑफ A अपॉन B। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? माइनस RT अपॉन F ln ऑफ A बाई A2 B 1 बाई A1, ठीक है। तो A1 ऊपर और 1 इसके पास, तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस RT अपॉन F ln ऑफ A1 अपॉन A2। दैट इज द E ऑफ सेल। तो चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल दो, रेडॉक्स रिएक्शन से देख सकते हो, या चाहो तो कैथोड पे निकालो, एनोड के ऊपर निकालो, फिर कैथोड में से एनोड को सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू निकालो। दोनों की दोनों वैल्यू जो है सिमिलर होगा। ये किसका एग्जांपल? दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस का एग्जांपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेके सोल्व करते हैं। अब की बार कॉपर अमलगम का ले लो एग्जांपल। अपने पास कॉपर अमलगम का एग्जांपल है, ठीक है। और उस केस में देखते हैं कि किस प्रकार से नेट ईएमएफ का प्रोडक्शन हो। जैसे यहां है, यहां इस गिवन जो सेल था उसमें क्या था? जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये था कि PtH2 कन्वर्ट H पॉजिटिव A1 साल्ट ब्रिज H पॉजिटिव A2
H2 प्लेटिनम। इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन यहां पे अगर डिफरेंट है तो ही ये सेल ईएमएफ का प्रोडक्शन करता है, बट यहां पे मैं लिख दूं इफ A1 इज इक्वल टू A2, तो ये जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस आर टी अपॉन एफ ln ऑफ A1 बटे A1, यानी कि क्या आ गया माइनस आर टी अपॉन एफ ln ऑफ 1, और ln 1 कितना होता है, दैट इज होता है 0, तो माइन वैल्यू कितनी आएगी ई सेल की 0। यानी कि अगर इस सेल में इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन डिफरेंट है तब तो अपने को ईएमएफ मिल रहा है, बट यदि इस सेल में जो कंसेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो सेम हो तो नेट ईएमएफ कितना मिलता है, दैट इज द 0। इसलिए हमने क्या कहा, इस सेल को नाम दिया इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, बिना आयन माइग्रेशन किए। अगर कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन में वेरिएशन करूं और फिर मेरे को ईएमएफ मिलता है, इट मींस वो सेल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। एक एग्जांपल और करता हूं मैं, कॉपर अमलगम का केस लेता हूं एक बार, और कॉपर अमलगम के केस में देखते हैं कि नेट ईएमएफ कितनी आती है जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन को मैं डिफरेंट करता हूं। ठीक है, देखते हैं क्या इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा, कॉपर अमलगम कन्वर्ट इनटू कॉपर A1 कंसेंट्रेशन साल्ट ब्रिज, कॉपर टू पॉजिटिव A2 कंसेंट्रेशन चेंज इनटू कॉपर अमलगम। दो इलेक्ट्रोड है, कॉपर अमलगम बना दो जी, ये लो, ये तो बन गया कैथोड, सॉरी एनोड, ये बन गया कैथोड। यहाँ पे कॉपर अमलगम हो गया, ये लो जी कॉपर अमलगम है, और यहाँ पे भी क्या है जी कॉपर अमलगम है, ये लो जी कॉपर अमलगम इलेक्ट्रोड है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, कॉपर अमलगम इलेक्ट्रोड है ये। ओके, अब देखो इन दिस केस क्या होगा, दोनों ही मैंने कनेक्ट किससे कर दिए, गैल्वेनोमीटर से, दोनों को ही मैंने किससे सेपरेट कर दिए, साल्ट ब्रिज से, ताकि ट्रांसफरेंस यहाँ पे शो हो ही ना। ये क्या है, साल्ट ब्रिज। ठीक है, ये एनोड और ये क्या है, कैथोड। ठीक है, यहां पे भर क्या रखा हमने, कॉपर सल्फेट A1 कंसेंट्रेशन के ऊपर, यहां भी कॉपर सल्फेट है, कंसेंट्रेशन कितनी है A2। साल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यहां ये जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या है मैं लिख देता हूं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो इस पूरे सेल में क्या होगा, इस पूरे सेल में क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा पहले तो वो देखते हैं। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, कॉपर जो है कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव, यानी कि एनोडिक कंपार्टमेंट में लगातार कॉपर टू पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेट करेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, यानी कि कॉपर जो था अमलगम वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन जिसकी कंसेंट्रेशन A1 है। एनोड कैथोड के ऊपर क्या होगा, चलो पहले कैथोड के ऊपर बाद में देखें, पहले इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन जो E ऑफ सेल की वैल्यू आएगी, जिसको मैं बोलता हूं E ऑफ एनोड, कितनी आएगी, दैट इज द E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल, सेल नहीं, यहाँ पे सेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर माइनस RT अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2F ln ऑफ। अब ये रिएक्शन तो है ऑक्सीडेशन, ठीक है, लिख क्या रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो रिएक्टेंट में है वो तो आएगा ऊपर, कॉपर अमलगम ऊपर, जो प्रोडक्ट में है वो कहां आएगा, नीचे। अब इन दिस केस पता है मेरे को जो E नोट वैल्यू है कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, वो वैल्यू कितनी होती है 0.34 वोल्ट बाई, ठीक है, और कॉपर अमलगम की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है जी। कॉपर टू पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कंसंट्रेशन दैट इज द A1 है, यहाँ पे देख सकते हो कितनी कंसंट्रेशन ले रखी है हमने A1। तीनों वैल्यू उठाओ, यहां पुट करो,
ठीक है, इसको 1 दे दो। सो इक्वेशन 1 किसके बराबर आई, इक्वेशन 1 दैट इज द ई ऑफ ए इज इक्वल टू 0.34 माइनस RT अपॉन 2F ln ऑफ 1 अपॉन A1, ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। एनोड के ऊपर इतना EMF जनरेट हुआ। अब देखते हैं कैथोड के ऊपर क्या होगा। कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके क्या होगा, वो डिपोजिट। तो यहाँ इस बीकर में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लगातार इंक्रीज होगी। यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव बढ़ रहा था, यहाँ सल्फेट। अब ऐसा नहीं कि कॉपर 2 पॉजिटिव माइग्रेट कर रहा है कैथोड की साइड या सल्फेट आयन माइग्रेट कर रहा है एनोड की साइड, ऐसा नहीं है। क्यों, दोनों को मैंने सेपरेट कर रखा है थ्रू द साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये एक्सेस कंसंट्रेशन इसको न्यूट्रलाइज करने का। तो यहाँ पे एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हुई देखो, कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर क्या होगा, एट कैथोड रिएक्शन क्या होगी कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था A2 कंसंट्रेशन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और बना देगा क्या, कॉपर अमलगम। ये होगी रिएक्शन। यानी कि कौन, किस टाइप की रिएक्शन है ये है रिडक्शन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और लिखना भी क्या है मेरे को, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर आएगा अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन। जो E ऑफ C की वैल्यू है दैट इज द E ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, वैल्यू कितनी आएगी, E नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस RT अपॉन 2F ln। जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर, जो रिएक्टेंट में है वो नीचे, दैट इज द कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो यहां से पता क्या है मेरे को, E नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर की वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट होती है। ठीक है, कॉपर अमलगम की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर का है। कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, दैट इज द A2 गिवन है। यहाँ पे कितनी गिवन है, दैट इज द A2 गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन नंबर जो 3 है। सो इक्वेशन 3 बिकम क्या बनेगी, E of C is equal to this value 0.34 minus RT upon 2F। यहाँ क्या आएगा, ln of 1 upon A2। ये वैल्यू अपने निकल के आई है इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहां से में E सेल निकालो, इस पूरे सेल का कितना EMF होगा, कैसे निकलेगा, E कैथोड माइनस ऑफ E एनोड। ठीक है, कैथोड कितना है, ये रहा, यहाँ नीचे लिख देता हूं 0.34 माइनस RT अपॉन 2F ln of 1 अपॉन A2 माइनस ऑफ दिस 0.34 माइनस RT अपॉन 2F ln of 1 अपॉन A1। ठीक है, वैल्यू E कैथोड की वैल्यू इक्वेशन 4 से, E एनोड की वैल्यू इक्वेशन 2 से मैंने पुट कर दी। वैल्यू क्या आई, 0.34 माइनस RT अपॉन 2F ln of 1 अपॉन A2 माइनस 0.34 प्लस RT अपॉन 2F ln of 1 अपॉन A1। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, तो वैल्यू क्या बचेगी, E सेल की वैल्यू, E ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन 2F ln of 1 अपॉन A2 प्लस RT अपॉन 2F ln of 1 अपॉन A1। ये वैल्यू निकल। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। मैं एक बार ये जो डायग्राम है इसको मिटा देता हूं और देखता हूं कि क्या वैल्यू आती है ई सेल की। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखो ई ऑफ सेल की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, दैट इज द माइनस RT अपॉन 2F ln of 1 अपॉन A2 प्लस RT अपॉन 2F ln of 1 अपॉन A1। ये वैल्यू अपनी निकल के यहां से आई है। यहां से कॉमन ले लेता हूं, माइनस RT अपॉन 2F को ले लो कॉमन, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 ln 1 अपॉन A2 कॉमन ले लिया, वो यहाँ बच गया, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन A1 क्या हो जाएगा, बच जाएगा आफ्टर कॉमन लेने के बाद। तो वैल्यू क्या आएगी, ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, दैट इज द माइनस RT अपॉन 2F ln of 1 अपॉन A2 अपॉन 1 अपॉन A1। क्यों कहा, क्योंकि ln of A माइनस ln of B इज इक्वल टू ln of A अपॉन में B, ये वाली वैल्यू होती है। तो वैल्यू मैंने अप्लाई कर दी।
अब ये यहां पर जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द माइनस RT अपॉन 2F ln ऑफ A1 अपॉन में A2। ये ई सेल की वैल्यू आई है अपनी। चाहे तो आप ऐसा निकाल दो कैथोड एनोड का अलग अलग करके, या फिर ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन लिख लो और फिर ईएमएफ निकाल दो। कैसे देखते हैं, ठीक है, कैसे देखते हैं। मैं एक बार दोनों को इक्वेशंस को एक साथ लिखूंगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड के ऊपर क्या होगा, और दोनों को कंबाइन करूंगा। देखो एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हुई, एनोड के ऊपर जो कॉपर अमलगम था वो कन्वर्ट किसमें होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव A1 कंसंट्रेशन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। कैथोड के ऊपर क्या होगा कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था यहां पे A2 कंसंट्रेशन के ऊपर वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर अमलगम बना देता है। कंबाइन कर दो, ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, तो जो भी बनेगा वो क्या होगी, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन कह सकते हो। कितनी आएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव A2 कन्वर्ट किसमें होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव A1। तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन 2F, 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं इसलिए 2F ln ऑफ जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर, जो रिएक्टेंट में है वो नीचे। अब E नोट सेल की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है। इफ सेम इलेक्ट्रोड देन E नोट सेल इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, E नोट ऑफ सेल बराबर 0 फॉर सिमिलर इलेक्ट्रोड एट एनोड एंड एट कैथोड। ठीक है, तो यहां से जो ई सेल की वैल्यू आई वो कितनी आई, दैट इज द माइनस RT अपॉन 2F ln ऑफ A1 अपॉन ऑफ A2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ये नाम दे दो 1 और 2 सेम है, देखना ना 1 और 2 सेम इक्वेशन है। यहां इन इक्वेशन से एक बात समझ में आई है कि यदि A1 A2 के बराबर नहीं है तो ई सेल की नेट क्वांटिटी होगी। बट यदि मैं कह दूं इफ A1 बराबर ऑफ A2 है तो इस केस में जो ई सेल की वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस RT अपॉन 2F ln A1 अपॉन A1, यानी कि क्या बन गया, माइनस RT अपॉन 2F ln ऑफ 1। ln 1 कितना होता है यहाँ पे, ln 1 होता है जी 0, तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू क्या आई, दैट इज द 0। यानी कि इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यदि सेम है तो जो नेट ईएमएफ आता है वो आएगा 0। बट यदि इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में मैं वेरिएशन कर दूं, डिफरेंस कर दूं, ठीक है, एनोड पे A1 ले लेता हूं, कैथोड पे A2 ले लो, यानी कि दोनों जगह अलग अलग कंसंट्रेशन ले लेता हूं, तो नेट ईएमएफ यहाँ पे अपना नेट ईएमएफ क्या होगा, निकलेगा। नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट होगी। और इसी सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, यानी कि एक ऐसा कंसंट्रेशन सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में यदि वेरिएशन करूं तो अपने को क्या मिले, नेट ईएमएफ मिले। बट यदि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में सेम कर दूं तो नेट ईएमएफ वहां पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कब, जब एनोड पे और कैथोड पे दोनों जगह सेम इलेक्ट्रोड हो। तो ये 2 एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें पढ़ेंगे कि विद ट्रांसफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं कोई नई वीडियो उसकी अपडेट आप लोगों तक मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।